हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। 5 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही इंडियन पॉलिटी का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसके लगभग 12 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सर शंकर नायर और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सर शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है। डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर ने। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर यानी कि नाइटहुड की उपाधि का भी त्याग कर दिया था। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वराज्य यानी कि डोमिनियन स्टेटस। अगर आपको हिंदी में वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका एक बार इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लीजिए। हो सकता है आपको इंग्लिश में समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ इंग्लिश के वर्ड की इस प्रकार का जो ट्रांसलेशन होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। तो औपनिवेशिक स्वराज्य शायद इतनी जल्दी समझ में ना आए, लेकिन डोमिनियन स्टेटस ये वर्ड बहुत ही फेमस है। इसीलिए सर्वप्रथम किसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य यानी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी? ऑप्शन है ए राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, ऑप्शन बी पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य यानी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये नेहरू रिपोर्ट बनाने वाली समिति के सदस्य थे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट बनाने वाली समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए लियाकत अली खान ने, ऑप्शन बी चौधरी खलीकुज्जमान ने, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और ऑप्शन डी फातिमा जिन्ना ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को जो मुस्लिमों का शैक्षिक सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन हुआ था, उसमें 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या अर्थ था? ऑप्शन है ए 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण बिहार में है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था इस तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में। बिहार के किसान नेता थे पंडित राजकुमार शुक्ल। उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने और किसानों की समस्या से उन्होंने अवगत कराया था। महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो भारत में पहला सत्याग्रह था। इस चंपारण सत्याग्रह के विरोध में तिनकठिया प्रथा को फिर समाप्त कर दिया गया था। तो चंपारण में जो तिनकठिया प्रथा थी उसका मतलब था 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कि किसान को अपनी भूमि के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन है ए कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1927 और ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में, जो कि हुआ था 29 मार्च 1931 को, जो कराची अधिवेशन है वो हुआ था 29 मार्च 1931 को, डेट ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसी कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और कराची अधिवेशन को ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के सम्मान और पराकाष्ठा की चरम सीमा कहा था, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ध्यान रखिएगा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ऑप्शन है ए जस्टिस राणा डे, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1884 में, पुणे में इसकी स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, 1884 में स्थापना की गई थी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? ऑप्शन है ए 28 महीने, ऑप्शन बी 29 महीने, ऑप्शन सी 30 महीने और ऑप्शन डी 31 महीने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 28 महीने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने चला था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधायकों के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने लगभग 6 राज्यों में उसे बहुमत मिला था, जिसमें से वो था बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और असम, ओडिशा। इन 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन साथ ही असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। तो 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का जो शासन था वो चला था 28 महीने, क्योंकि 1939 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 1945 तक चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस के सदस्यों के, बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था, जिसके विरोध में फिर इन मंत्रिमंडलों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस शासित सभी सरकारों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन सिर्फ 28 महीने चला था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से पूछे बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेने के विरोध में इन सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन है ए विचरोल ने, ऑप्शन बी लुई फिशर ने, ऑप्शन सी वेब मिलर ने और ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वी चिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, यानी कि तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये कथन था वी चिरोल का, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने वी चिरोल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके कारण वे इंग्लैंड भी गए थे। इसीलिए वी चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई है? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सबन्या अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्ति सत्याग्रह और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट।
अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 में। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो अरुणा आसफ अली हैं उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर कांग्रेस का झंडा फहराने के कारण याद किया जाता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, डेट ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में और व्यक्तिक सत्याग्रह हुआ था 1940 में। ये सभी पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना किस चीज की आधार बनी थी? ऑप्शन है ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, ऑप्शन बी सत्ता के हस्तांतरण की, ऑप्शन सी देश के विभाजन की और ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। देश के विभाजन की आधार बनी माउंटबेटन योजना। दरअसल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, जिसे ब्रिटेन की संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर दिया गया था। ये डेट आप ध्यान रखिएगा, 18 जुलाई 1947। इस दिन 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटेन की संसद के द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई और क्लीमेंट एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के साथ ही भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत भी दी गई थी। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि माउंटबेटन को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के साथ साथ भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। लेकिन सांप्रदायिक वातावरण इतना गंदा हो चुका था उस समय, माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को ही उचित माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन है ए CR दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी MA जिन्ना और ऑप्शन डी सर TB सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेज बहादुर सप्रू। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों और अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जिसमें थे मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ये प्रमुख अभियुक्त थे, आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इस आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत की थी सर TB सप्रू ने यानी कि तेज बहादुर सप्रू ने। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में वकालत के लिए इनकी तरफ से कई नेताओं के द्वारा पैरवी की गई थी, जिसमें थे तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और कैलाश नाथ काटजू। इन सभी ने इनकी पैरवी की थी और वकीलों के इस समूह की जो अध्यक्षता की थी वो की थी भूला भाई देसाई ने। ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद फौज बचाव कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र देव, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी JB कृपलानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। दरअसल 7 अगस्त 1942
7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई थी बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में, और इसी बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसे 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति ने पारित कर दिया था। फिर उसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, और इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था 1599 में। 1599 में ब्रिटेन के एक मर्चेंट एडवेंचर नाम के दल ने लंदन में ब्रिटेन के मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी, और उस समय भारत के बादशाह थे अकबर। अकबर का शासनकाल ध्यान रखेगा 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने भारत में शासन किया था। तो उस समय भारत के जो बादशाह थे वो थे अकबर, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका गठन किया गया था 1599 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी सिंगापुर में और ऑप्शन डी तुर्की में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 में एक अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी मेयो कॉलेज और ऑप्शन डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता। सबसे पहले स्थापना की गई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की 1817 में इसकी स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी डेविड हेयर के साथ मिलकर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन कॉलेजों में स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा डेविड हेयर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। बाकी कॉलेजों की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1824 में, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी हुई थी 1875 में। आप सबको याद रखिएगा, क्योंकि आपसे मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, एक तरफ कॉलेज और उनकी स्थापना के वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन है ए 12 और 16, ऑप्शन बी 14 और 18, ऑप्शन सी 15 और 21 और ऑप्शन डी 16 और 22। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 और 18। लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट के तहत 14 वर्ष और लड़कों की आयु निर्धारित की गई थी 18 वर्ष। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु तय की गई थी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने और ऑप्शन डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन
किया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से भी सम्मानित किया था। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। युग दूत, राजा राम मोहन राय ने सुभाष चंद्र बोस को युग दूत की उपाधि से भी सम्मानित किया था। सॉरी, उल्टा बोल दिया शायद। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाचार पत्र। एक तरफ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर और दूसरी तरफ है उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा। ए है हमारा भारत मित्र। जो भारत मित्र समाचार पत्र था वो निकाला जाता था हिंदी में। तो ए का है हमारा 3 और ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप इस प्रकार भी पुट की सहायता से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर भी आगे मिलाते हैं। बी है राष्ट्रमत। जो राष्ट्रमत समाचार पत्र था वो निकलता था मराठी में। बी का है हमारा 4। सी है प्रजामित्र। प्रजामित्र समाचार पत्र निकलता था गुजराती में। सी का है हमारा 2 और नायक समाचार पत्र निकलता था बंगाली में। डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3, 4, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत मित्र समाचार पत्र, इसकी भाषा थी हिंदी। राष्ट्रमत समाचार पत्र की भाषा थी मराठी। प्रजामित्र समाचार पत्र की भाषा थी गुजराती और नायक समाचार पत्र की भाषा थी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? यानी इनमें से वो कौन से आंदोलन हैं जिन्होंने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला था? नंबर 1 है स्वदेशी आंदोलन, नंबर 2 होम रूल आंदोलन, नंबर 3 असहयोग आंदोलन और नंबर 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सभी बिल्कुल सही हैं क्योंकि इन सभी आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही थी। इन सभी आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला था और सबसे पहले निकाला था 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने। तो स्वदेशी आंदोलन हो, होम रूल आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई जी पटेल वे राष्ट्रीय नेता थे जो कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी से संबंधित थे, स्वराज दल से संबंधित थे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्वराज दल से संबंधित है। और इस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ऑप्शन है ए गोविंद बल्लभ पंत को, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई को, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू को और ऑप्शन डी मोहम्मद इब्राहिम को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रफ़ी अहमद किदवई को। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को, जबकि प्रधानमंत्री बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था और रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था, जबकि जो कैलाश नाथ काटजू थे इन्हें कानून और न्याय मंत्री बनाया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, कानून व न्याय मंत्री इन्हें बनाया गया था, कानून व न्याय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट ही वो एक्ट है जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था।
क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई थी कि कंपनी में किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति या फिर रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसी प्रावधान ने भारतवासियों के प्रशासन में हिस्सा लेने का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी तरफ है उनकी अधिवेशन स्थान। किस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के किस अध्यक्ष के द्वारा की गई थी वो हमें मिलाना है। अधिवेशन की तरफ से देखते हैं। सबसे पहले हुआ हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। फरवरी 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 2 है हमारा कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1925 में। दिसंबर 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा, जो कि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नंबर 3 है मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1927 में। ये भी हुआ था दिसंबर में, ये भी दिसंबर में, और ये हुआ था फरवरी में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी M.A. अंसारी यानी कि मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा। और नंबर 4 है नासिक। नासिक अधिवेशन हुआ था 1950 में। कांग्रेस का नासिक अधिवेशन हुआ था, नासिक में सम्मेलन हुआ था 1950 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। तो ए का है हमारा 3। ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 3, 4, 2, 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि हुआ था फरवरी 1938 में, उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1925 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा, जो कि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मद्रास अधिवेशन जो कि हुआ था दिसंबर 1927 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा। और नासिक अधिवेशन जो हुआ था 1950 में, कांग्रेस का नासिक सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 5 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो का PDF आपके इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।